अध्याय 7। लक्ष्य कैसे जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं? एंड्रू पोल ने टारगेट के लिए डेटा विशेषज्ञ के रूप में काम करना शुरू ही किया था। जब एक दिन मार्केटिंग विभाग के कुछ सहयोगियों ने उनकी डेस्क पर रुककर पूछा कि पोल किस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए पैदा हुआ था, क्या आपके कंप्यूटर यह पता लगा सकते हैं कि कौन से ग्राहक गर्भवती हैं? भले ही वे हमें बताना न चाहें। पोल एक सांख्यिकीविद थे। उनका पूरा जीवन लोगों को समझने के लिए डेटा का उपयोग करने के इर्द गिर्द घूमता रहा। वो एक छोटे से नॉर्थ डकोटा शहर में पला बढ़ा था, और जब उसके दोस्त 4H या बिल्डिंग मॉडल रॉकेट में भाग ले रहे थे, पोल कंप्यूटर के साथ खेल रहा था। कॉलेज के बाद उन्होंने सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर अर्थशास्त्र में एक और जबकि मिसौरी विश्वविद्यालय में इकोन कार्यक्रम में उनके अधिकांश सहपाठी बीमा कंपनियों या सरकारी नौकरशाही के नेतृत्व में थे। पोल एक अलग रास्ते पर था। जिस तरह से अर्थशास्त्री मानव व्यवहार की व्याख्या करने के लिए पैटर्न विश्लेषण का उपयोग कर रहे थे, उससे वो भ्रमित हो गए थे। वास्तव में ध्रुव ने स्वयं कुछ अनौपचारिक प्रयोगों में हाथ आजमाया था। उन्होंने एक बार एक पार्टी का आयोजन किया और सभी को उनके पसंदीदा चुटकुलों के लिए चुना, और फिर सही वन लाइनर के लिए एक गणितीय मॉडल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने पार्टियों में महिलाओं से बात करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, पीने के लिए आवश्यक बियर की सही मात्रा की गणना करने की मांग की थी, लेकिन इतना नहीं कि वो खुद को मूर्ख बना ले। वो विशेष अध्ययन कभी भी सही नहीं निकला, लेकिन वे प्रयोग बच्चों का खेल थे। उन्हें पता था कि कॉर्पोरेट अमेरिका लोगों के जीवन की जांच के लिए डेटा का उपयोग कैसे कर रहा है। पोल अंदर जाना चाहता था। इसलिए जब उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उस हॉलमार्क ग्रीटिंग कार्ड को सुना, कंपनी कैंसस सिटी में सांख्यिकीविदों को नियुक्त करना चाह रही थी। उसने एक आवेदन जमा किया और जल्द ही यह निर्धारित करने के लिए अपने दिन बिता रहा था कि क्या पांडा या हाथियों की तस्वीरें अधिक जन्मदिन कार्ड बेचती हैं, और यदि दादी के ठहरने पर क्या होता है, मजेदार है लाल या नीली स्याही में। यह स्वर्ग था। 6 साल बाद 2002 में जब पोल को पता चला कि टारगेट नंबर क्रंचर्स की तलाश में है, तो उसने छलांग लगा दी। लक्ष्य। वो जानता था, जब डेटा संग्रह की बात आती है तो वो एक अन्य परिमाण था। हर साल लाखों खरीदार टारगेट के 1147 स्टोर में गए और अपने बारे में टेराबाइट्स की जानकारी दी। अधिकांश को पता नहीं था कि वे ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने अपने ग्राहक वफादारी कार्ड का इस्तेमाल किया, मेल में प्राप्त कूपनों को भुनाया या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, इस बात से अनजान थे कि लक्ष्य उनकी खरीदारी को एक व्यक्तिगत जनसांख्यिकीय प्रोफाइल से जोड़ सकता है। एक सांख्यिकीविद के लिए यह डेटा ग्राहकों की प्राथमिकताओं में झांकने के लिए एक जादुई खिड़की थी। लक्ष्य ने किराने के सामान से लेकर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉन फर्नीचर तक सब कुछ बेच दिया, और लोगों की खरीदारी की आदतों को बारीकी से ट्रैक करके कंपनी के विश्लेषक भविष्यवाणी कर सकते थे कि उनके घरों में क्या हो रहा था। कोई नया तौलिए, चादरें, चांदी के बर्तन, धूपदान और फ्रोजन डिनर खरीद रहा है। उन्होंने शायद अभी एक नया घर खरीदा है या तलाक ले रहे हैं।
बग स्प्रे, बच्चों के अंडरवियर, एक टॉर्च, बहुत सारी बैटरी, रियल सिंपल और 4-2 नए की एक बोतल से भरी गाड़ी। समर कैंप नजदीक है और मॉम शायद ही इंतजार कर सकें। लक्ष्य पर काम करने से ध्रुव को सबसे जटिल जीवों अमेरिकी दुकानदार अपने प्राकृतिक आवास में अध्ययन करने का मौका मिला। उनका काम गणितीय मॉडल बनाना था जो डेटा के माध्यम से क्रॉल कर सके और यह निर्धारित कर सके कि किन घरों में बच्चे हैं और कौन से समर्पित कुंवारे हैं, कौन से खरीदार बाहर से पसंद करते हैं और कौन आइसक्रीम और रोमांस उपन्यासों में अधिक रुचि रखते हैं। पोल का जनादेश एक गणितीय दिमागी पाठक बनना था, जो दुकानदारों की आदतों को समझने के लिए उन्हें और अधिक खर्च करने के लिए मनाने के लिए था। फिर एक दोपहर, विपणन विभाग के पोल के कुछ सहयोगी उसकी मेज के पास रुक गए। वे अपने खरीदारी पैटर्न के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि टारगेट के कौन से ग्राहक गर्भवती हैं। उन्होंने कहा, गर्भवती महिलाएं और नए माता-पिता आखिरकार खुदरा क्षेत्र की पवित्र कब्र हैं। अस्तित्व में लगभग कोई अधिक लाभदायक उत्पाद भूखा, मूल्य असंवेदनशील समूह नहीं है। यह सिर्फ डायपर और वाइप्स नहीं है। शिशुओं वाले लोग इतने थके हुए होते हैं कि वे अपनी ज़रूरत की हर चीज़ जूस और टॉयलेट पेपर, मोजे और पत्रिकाएं जहां भी वे अपनी बोतलें और फॉर्मूला खरीदते हैं, खरीद लेते हैं। क्या अधिक है? यदि कोई नया अभिभावक लक्ष्य पर खरीदारी करना शुरू करता है, तो वे वर्षों तक वापस आते रहेंगे। यह पता लगाना कि कौन गर्भवती है, दूसरे शब्दों में, लक्ष्य को लाखों डॉलर कमा सकता है। पोल उत्सुक था, एक सांख्यिकीय भविष्यवक्ता के लिए न केवल खरीदारों के दिमाग में, बल्कि उनके शयनकक्षों के अंदर जाने से बेहतर चुनौती क्या हो सकती है। परियोजना के पूरा होने तक, पोल लोगों की सबसे अंतरंग आदतों पर शिकार करने के खतरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सबक सीख लेगा। उदाहरण के लिए, वो सीखेगा कि आप जो जानते हैं उसे छिपाना कभी-कभी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसे जानना, और यह कि सभी महिलाएं अपनी प्रजनन योजनाओं की जांच करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में उत्साहित नहीं होती हैं। यह पता चला है कि हर कोई नहीं सोचता है कि गणितीय दिमाग पढ़ना अच्छा है। मुझे लगता है कि बाहरी लोग कह सकते हैं कि यह बिग ब्रदर जैसा है, पोल ने मुझे बताया। इससे कुछ लोग असहज हो जाते हैं। मैं एक बार की बात है, टारगेट जैसी कंपनी ने एंड्रू पोल जैसे आदमी को कभी काम पर नहीं रखा होगा। कम से कम 20 साल पहले खुदरा विक्रेताओं ने इस तरह का गहन डेटा संचालित विश्लेषण नहीं किया था। इसके बजाय लक्ष्य, साथ ही किराने की दुकानों, शॉपिंग मॉल, ग्रीटिंग कार्ड विक्रेताओं, कपड़ों के खुदरा विक्रेताओं और अन्य फर्मों ने उपभोक्ताओं के सिर के अंदर पुराने ढंग से देखने की कोशिश की। मनोवैज्ञानिकों को भर्ती करके जो अस्पष्ट वैज्ञानिक रणनीति का दावा करते थे, वे दावा करते थे कि वे ग्राहक बना सकते हैं अधिक खर्चें। उनमें से कुछ विधियां आज भी उपयोग में हैं। यदि आप वॉलमार्ट, होम डिपो या अपने स्थानीय शॉपिंग सेंटर में जाते हैं और करीब से देखते हैं, तो आपको खुदरा बिक्री के गुर दिखाई देंगे जो दशकों से हैं। प्रत्येक को आपके खरीदारी अवचेतन का फायदा उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, आप भोजन कैसे खरीदते हैं, इसे ही लें।
संभावना है। अपनी किराने की दुकान में प्रवेश करने पर आप सबसे पहले जो चीजें देखते हैं वे आकर्षक, भरपूर ढेर में व्यवस्थित फल और सब्जियां हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो स्टोर के सामने उपज की स्थिति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फल और सब्जियां खरीदारी की टोकरी के नीचे आसानी से टूट जाती हैं। तार्किक रूप से वे रजिस्टरों द्वारा स्थित होने चाहिए, इसलिए वे एक यात्रा के अंत में आते हैं। लेकिन जैसा कि विपणक और मनोवैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही पता लगा लिया था, अगर हम स्वस्थ चीजों को लोड करके अपनी खरीदारी शुरू करते हैं तो हम बाद में उनका सामना करने पर डोरिटोस, ओरियो और फ्रोजन पिज्जा खरीदने की अधिक संभावना रखते हैं। पहले बटरनट स्क्वैश खरीदने से आने वाले अवचेतन गुण के फटने से बाद में गाड़ी में एक पिंट आइसक्रीम डालना आसान हो जाता है। या दुकान में प्रवेश करने के बाद हम में से अधिकांश लोग दाईं ओर मुड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप दाएं मुड़ते हैं? यह लगभग निश्चित है कि आप करते हैं। हजारों घंटे के वीडियोटेप हैं जो दुकानदारों को सामने के दरवाजे साफ करने के बाद दाएं मुड़ते हुए दिखाते हैं। इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप खुदरा विक्रेता स्टोर के दाहिने हिस्से को भरते हैं सबसे अधिक लाभदायक उत्पाद जिनकी वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सीधे बल्ले से खरीद लेंगे। यह अनाज और सूप पर विचार करें। जब वे वर्णानुक्रम से बाहर हो जाते हैं और यादृच्छिक रूप से प्रतीत होते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति थोड़ी देर तक रुकने और व्यापक चयन को देखने की होती है। तो आपको राइस चेक्स के बगल में शायद ही कभी किशमिश चोकर मिलेगा। इसके बजाय आपको अपने इच्छित अनाज के लिए अलमारियों की खोज करनी होगी, और हो सकता है कि किसी अन्य ब्रांड के अतिरिक्त बॉक्स को हथियाने के लिए लुभाया जाए। हालांकि इन युक्तियों के साथ समस्या यह है कि वे प्रत्येक खरीदार के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। वे खरीदारी की आदतों को ट्रिगर करने के लिए काफी आदिम, एक आकार फिट सभी समाधान हैं। पिछले 2 दशकों में, हालांकि, जैसे जैसे खुदरा बाजार अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है, लक्ष्य जैसी श्रृंखलाएं समझने लगी हैं कि वे उसी पुराने बैग पर भरोसा नहीं कर सकते। मुनाफा बढ़ाने का एकमात्र तरीका यह था कि प्रत्येक खरीदार की आदतों का पता लगाया जाए और एक एक करके लोगों को बाजार में उतारा जाए, जिसमें ग्राहकों की अनूठी खरीदारी प्राथमिकताओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए व्यक्तिगत पिचें हों। कुछ हद तक यह एहसास इस बात की बढ़ती जागरूकता से आया है कि आदतें लगभग हर खरीदारी निर्णय को कैसे प्रभावित करती हैं। प्रयोगों की एक श्रृंखला ने विपणक को आश्वस्त किया कि यदि वे समझने में कामयाब रहे एक विशेष दुकानदार की आदतें, वे उन्हें लगभग कुछ भी खरीदने के लिए प्राप्त कर सकते थे। एक अध्ययन टेप रिकॉर्ड किए गए उपभोक्ताओं के रूप में वे किराने की दुकानों के माध्यम से चले गए। शोधकर्ता जानना चाहते थे कि लोगों ने खरीदारी के फैसले कैसे लिए। विशेष रूप से उन्होंने उन खरीदारों की तलाश की जो खरीदारी की सूची के साथ आए थे, जिन्होंने सैद्धांतिक रूप से समय से पहले तय कर लिया था कि वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने जो खोजा वो यह था कि उन सूचियों के बावजूद खरीदारी के 50% से अधिक निर्णय उस समय हुए जब ग्राहक ने शेल्फ पर एक उत्पाद देखा, क्योंकि दुकानदारों के सर्वोत्तम इरादों के बावजूद उनकी आदतें उनके लिखित इरादों से अधिक मजबूत थीं।
चलो देखते हैं। एक दुकान से गुजरते हुए एक दुकानदार ने खुद को बुदबुदाया, यहाँ चिप्स हैं, मैं उन्हें छोड़ दूंगा, जरा ठहरिए। ओह, लेके आलू के चिप्स बिक्री पर हैं। उसने अपनी गाड़ी में एक बैग रखा। कुछ दुकानदारों ने महीने दर महीने वही ब्रांड खरीदे। भले ही उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें उत्पाद बहुत पसंद नहीं आया। मैं फोल्जर्स का दीवाना नहीं हूँ, लेकिन यह वही है जो मैं खरीदता हूँ। आप जानते हैं? और क्या है? एक महिला ने कहा कि वो दर्जनों अन्य कॉफी ब्रांड वाले शेल्फ के सामने खड़ी थी। हर बार जब वे खरीदारी करने जाते हैं तो दुकानदारों ने लगभग उतनी ही मात्रा में भोजन खरीदा। भले ही उन्होंने वापस कटौती करने का वचन दिया हो। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के 2 मनोवैज्ञानिकों ने 2009 में लिखा था, उपभोक्ता कभी-कभी आदत के जीवों की तरह कार्य करते हैं। वर्तमान लक्ष्यों के संबंध में पिछले व्यवहार को स्वचालित रूप से दोहराते हैं। हालांकि इन अध्ययनों का आश्चर्यजनक पहलू यह था कि भले ही हर कोई अपनी खरीदारी को निर्देशित करने के लिए आदतों पर निर्भर था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की आदतें अलग थीं। आलू के चिप्स पसंद करने वाले व्यक्ति ने हर बार एक बैग खरीदा, लेकिन फोल्जर्स महिला कभी भी आलू के चिप्स के गलियारे से नीचे नहीं गई। ऐसे लोग थे जो जब भी खरीदारी करते थे तो दूध खरीदते थे, भले ही उनके पास घर पर बहुत कुछ हो, और ऐसे लोग भी थे जो हमेशा डेसर्ट खरीदते थे जब उन्होंने कहा कि वे अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूध के खरीदार और मिष्ठान व्यसनी आमतौर पर आपस में नहीं मिलते थे। आदतें प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय थीं। लक्ष्य उन व्यक्तिगत विचित्रताओं का लाभ उठाना चाहता था। लेकिन जब हर दिन लाखों लोग आपके दरवाजे से गुजरते हैं, तो आप उनकी पसंद और खरीदारी के पैटर्न पर कैसे नज़र रखते हैं? आप डेटा एकत्र करते हैं। विशाल, लगभग अकल्पनीय रूप से बड़ी मात्रा में आंकड़े। 1 दशक से कुछ अधिक समय पहले, टारगेट ने एक विशाल डेटा वेयरहाउस का निर्माण शुरू किया, जिसने प्रत्येक खरीदार को एक पहचान कोड दिया, जिसे आंतरिक रूप से अतिथि आईडी नंबर के रूप में जाना जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खरीदारी करने के तरीके पर नज़र रखता है। जब एक ग्राहक ने लक्ष्य जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया, रजिस्टर में बार-बार खरीदार टैग सौंप दिया, एक कूपन को भुनाया जो उनके घर पर मेल किया गया था, एक सर्वेक्षण भरा, धन वापसी में मेल किया, ग्राहक सहायता लाइन पर फोन किया, एक खोला टारगेट से ईमेल, target.com पर गए, या ऑनलाइन कुछ भी खरीदा। कंपनी के कंप्यूटरों ने ध्यान दिया। प्रत्येक खरीदारी का एक रिकॉर्ड उस खरीदार के अतिथि आईडी नंबर के साथ साथ उनके द्वारा खरीदी गई हर चीज की जानकारी के साथ जोड़ा गया था। उस गेस्ट आईडी नंबर से भी जुड़ी जनसांख्यिकीय जानकारी थी जिसे टारगेट ने खरीदार की उम्र सहित अन्य फर्मों से एकत्र या खरीदा था। चाहे वे शादीशुदा हों और उनके बच्चे हों, वे शहर के किस हिस्से में रहते थे, उन्हें स्टोर तक जाने में कितना समय लगा, इस बात का अनुमान है कि उन्होंने कितना पैसा कमाया। यदि वे हाल ही में स्थानांतरित हुए हैं, वे किन वेबसाइटों पर गए, क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने अपने वॉलेट में रखे थे, और उनके घर और मोबाइल फ़ोन नंबर। लक्ष्य डेटा खरीद सकता है जो एक खरीदार की जातीयता, उनकी नौकरी के इतिहास, वे कौन सी पत्रिकाएं पढ़ते हैं,
यदि उन्होंने कभी दिवालिया घोषित किया है, जिस वर्ष उन्होंने अपना घर खरीदा या खो दिया, जहां वे कॉलेज या स्नातक स्कूल गए थे, और क्या वे पसंद करते हैं कॉफी, टॉयलेट पेपर, अनाज या सेब के कुछ ब्रांड। इन्फिनग्राफ जैसे डेटा प्लेटलर हैं जो संदेश बोर्डों और इंटरनेट फोरम पर खरीदारों की ऑनलाइन बातचीत को सुनते हैं और ट्रैक करते हैं कि लोग किन उत्पादों का उल्लेख अनुकूल रूप से करते हैं। रिपलीफ नाम की एक फर्म दुकानदारों के राजनीतिक झुकाव, पढ़ने की आदतों, धर्मार्थ दान, उनके पास कारों की संख्या, और क्या वे धार्मिक समाचार पसंद करते हैं या सिगरेट पर सौदों के बारे में जानकारी बेचती हैं। अन्य कंपनियां उन तस्वीरों का विश्लेषण करती हैं जो उपभोक्ता ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, यह सूचीबद्ध करते हुए कि क्या वे मोटे या पतले, छोटे या लंबे, बालों वाले या गंजे हैं, और परिणामस्वरूप वे किस प्रकार के उत्पाद खरीदना चाहते हैं। लक्ष्य एक बयान में यह इंगित करने से इनकार कर दिया कि यह किस जनसांख्यिकीय कंपनियों के साथ व्यापार करता है और यह किस प्रकार की जानकारी का अध्ययन करता है। ऐसा हुआ करता था कि कंपनियां केवल वही जानती थीं जो उनके ग्राहक उन्हें जानना चाहते थे, टॉम डेवनपोर्ट ने कहा। व्यवसाय डेटा और एनालिटिक्स का उपयोग कैसे करते हैं, इस पर अग्रणी शोधकर्ता, वो दुनिया हमसे बहुत पीछे है। आप चौंक जाएंगे कि कितनी जानकारी है और हर कंपनी इसे खरीदती है, क्योंकि यह जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। यदि आप सप्ताह में एक बार पॉपसिकल्स का एक बॉक्स खरीदने के लिए अपने लक्ष्य क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आमतौर पर शाम लगभग 6:30 बजे एक सप्ताह के दिन, और हर जुलाई और अक्टूबर में बड़े आकार के कचरा बैग, लक्ष्य के सांख्यिकीविद और कंप्यूटर प्रोग्राम यह निर्धारित करेंगे कि आपके घर पर बच्चे हैं, काम से वापस जाने पर किराने के सामान के लिए रुकते हैं, और एक लॉन है जिसे गर्मियों में घास काटने की जरूरत है, और पेड़ जो पतझड़ में पत्ते गिराते हैं। यह आपके अन्य खरीदारी पैटर्न को देखेगा और ध्यान देगा कि आप कभी-कभी अनाज खरीदते हैं, लेकिन कभी दूध नहीं खरीदते हैं, जिसका अर्थ है कि आप इसे कहीं और खरीद रहे होंगे। तो लक्ष्य आपको 2% दूध के साथ साथ चॉकलेट स्प्रिंकल्स, स्कूल की आपूर्ति, लॉन फर्नीचर, रैक और के लिए कूपन मेल करेगा, क्योंकि यह संभव है कि आप काम पर एक लंबे दिन के बाद आराम करना चाहते हैं। बियर कंपनी अनुमान लगाएगी कि आप आदतन क्या खरीदते हैं, और फिर आपको इसे लक्ष्य पर लाने के लिए मनाने की कोशिश करें। फर्म के पास प्रत्येक ग्राहक को भेजे जाने वाले विज्ञापनों और कूपनों को वैयक्तिकृत करने की क्षमता होती है। भले ही आपको शायद कभी यह एहसास न हो कि आपको अपने पड़ोसियों की तुलना में मेल में एक अलग फ्लायर प्राप्त हुआ है। अतिथि आईडी के साथ हमारे पास आपका नाम, पता और निविदा है। हम जानते हैं कि आपके पास एक लक्ष्य वीज़ा, एक डेबिट कार्ड है, और हम इसे आपके स्टोर की खरीदारी से जोड़ सकते हैं, पोल ने खुदरा सांख्यिकीविदों के एक दर्शक को बताया। 2010 में सम्मेलन कंपनी सभी इन स्टोर बिक्री के लगभग आधे को एक विशिष्ट व्यक्ति, लगभग सभी ऑनलाइन बिक्री और लगभग 1/4 ऑनलाइन ब्राउजिंग से जोड़ सकती है। उस सम्मेलन में पोल ने लक्ष्य संग्रह के डेटा का एक नमूना दिखाते हुए एक स्लाइड को फ्लैश किया।
एक आरेख जिसने दर्शकों में से किसी को आश्चर्यचकित कर दिया जब वो स्क्रीन पर दिखाई दिया। हालांकि इस सभी डेटा के साथ समस्या यह है कि यह बिना अर्थहीन है। सांख्यिकीविद इसे समझने के लिए एक आम आदमी के लिए दो खरीदार जो दोनों संतरे का जूस खरीदते हैं एक जैसे दिखते हैं, यह पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार के गणितज्ञ की आवश्यकता है कि उनमें से एक 34 वर्षीय महिला है जो अपने बच्चों के लिए जूस खरीद रही है और इस तरह थॉमस द टैंक इंजन डीवीडी के लिए एक कूपन की सराहना कर सकती है, और दूसरा 20 है 8 वर्षीय कुंवारा जो दौड़ने के बाद जूस पीता है और इस तरह स्नीकर्स पर छूट का जवाब दे सकता है। पोल और टारगेट के अतिथि डेटा और विश्लेषणात्मक सेवा विभाग के 50 अन्य सदस्यों ने तथ्यों में छिपी आदतों को पाया। हम इसे अतिथि चित्र कहते हैं, पोल ने मुझे बताया। जितना अधिक मैं किसी के बारे में जानता हूँ, उतना ही बेहतर मैं उनके खरीदारी पैटर्न का अनुमान लगा सकता हूँ। मैं हर बार आपके बारे में सब कुछ अनुमान नहीं लगाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं गलत होने की तुलना में अधिक बार सही रहूँगा। 2002 में जब पोल टारगेट में शामिल हुआ, तब तक एनालिटिक्स विभाग ने पहले से ही बच्चों वाले घरों की पहचान करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार कर लिए थे और प्रत्येक नवंबर में आते हैं। अपने माता पिता को साइकिल और स्कूटर के कैटलॉग भेजते हैं जो क्रिसमस ट्री के नीचे सही दिखेंगे। साथ ही साथ कूपन भी। सितंबर में स्कूल की आपूर्ति और जून में पूल खिलौनों के लिए विज्ञापन। कंप्यूटर ने अप्रैल में बिकनी खरीदने वाले खरीदारों की तलाश की और उन्हें सनस्क्रीन के लिए कूपन भेजे। जुलाई में और दिसंबर में वजन घटाने वाली किताबें। यदि वो चाहता था तो लक्ष्य प्रत्येक ग्राहक को उन उत्पादों के लिए छूट से भरी एक कूपन बुक भेज सकता था, जिन्हें वे काफी हद तक निश्चित थे कि खरीदार खरीदने जा रहे थे, क्योंकि वे पहले ही उन सटीक वस्तुओं को खरीद चुके थे। उपभोक्ताओं की आदतों की भविष्यवाणी करने की अपनी इच्छा में लक्ष्य अकेला नहीं है। Amazon.com, Best Buy, Kroger Supermarket, 1 to 800 Flowers, Olive Garden, Anheuser-Busch, U.S. Postal Service, Fidelity Investments, Hewlett-Packard, Bank of America, Capital One और सैकड़ों सहित लगभग हर प्रमुख खुदरा विक्रेता दूसरों की उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं का पता लगाने के लिए समर्पित भविष्य कहने वाला विश्लेषण विभाग हैं। लेकिन टारगेट हमेशा इस पर सबसे चतुर में से एक रहा है, एरिक सीगल ने कहा, जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स वर्ल्ड नामक एक सम्मेलन चलाता है। डेटा का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। वास्तव में चतुर प्रश्नों का पता लगाने में लक्ष्य अच्छा है। यह जानने में कोई प्रतिभा नहीं है कि अनाज खरीदने वाले को शायद दूध की भी जरूरत है, लेकिन अन्य बहुत कठिन और अधिक लाभदायक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना था। यही कारण है कि पोल को काम पर रखने के कुछ हफ्तों बाद उनके सहयोगियों ने पूछा कि क्या यह निर्धारित करना संभव है कि कौन गर्भवती थी, भले ही वो महिला किसी को पता न चले। मैं 1984 में UCLA में एक अतिथि प्रोफेसर एला एंड्रियासन ने एक पेपर प्रकाशित किया जो एक बुनियादी प्रश्न का उत्तर देने के लिए निर्धारित किया गया था। कुछ लोग अचानक अपनी खरीदारी की दिनचर्या क्यों बदलते हैं?
एंड्रियासन की टीम ने पिछले साल लॉस एंजल्स के आसपास के उपभोक्ताओं के साथ टेलीफोन सर्वेक्षण आयोजित करते हुए उनकी हाल की खरीदारी यात्राओं के बारे में पूछताछ की थी। जब भी कोई फोन का जवाब देता, तो वैज्ञानिक उनसे सवाल पूछते कि उन्होंने किस ब्रांड का टूथपेस्ट और साबुन खरीदा है और क्या उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। सभी ने बताया। उन्होंने लगभग 300 लोगों का साक्षात्कार लिया। अन्य शोधकर्ताओं की तरह उन्होंने पाया कि अधिकांश लोगों ने सप्ताह दर सप्ताह अनाज और दुर्गंध के समान ब्रांड खरीदे। आदतों ने सर्वोच्च शासन किया, सिवाय जब उन्होंने नहीं किया। उदाहरण के लिए, एंड्रियासन द्वारा सर्वेक्षण किए गए 10.5% लोगों ने पिछले 6 महीनों में टूथपेस्ट ब्रांडों को बदल दिया था। 15% से अधिक ने एक नए प्रकार के कपड़े धोने का डिटर्जेंट खरीदना शुरू कर दिया था। एंड्रियासन जानना चाहता था कि ये लोग अपने सामान्य पैटर्न से क्यों विचलित हो गए थे। उन्होंने जो खोजा वो आधुनिक विपणन सिद्धांत का एक स्तंभ बन गया है। जब वे एक प्रमुख जीवन घटना से गुजरते हैं तो लोगों की खरीदारी की आदतों में बदलाव की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, जब किसी की शादी हो जाती है, तो उसके नए प्रकार की कॉफ़ी खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। जब वे एक नए घर में जाते हैं, तो वे एक अलग तरह का अनाज खरीदने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। जब उनका तलाक हो जाता है, तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि वे विभिन्न ब्रांड की बियर खरीदना शुरू कर देंगे। जीवन की प्रमुख घटनाओं से गुजरने वाले उपभोक्ता अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते या परवाह नहीं करते हैं कि उनके शॉपिंग पैटर्न बदल गए हैं। हालांकि खुदरा विक्रेता नोटिस करते हैं और वे काफी परवाह करते हैं। एंड्रियासन ने लिखा, निवास बदलना, शादी करना या तलाक लेना, नौकरी खोना या बदलना, किसी का घर में प्रवेश करना या छोड़ना, जीवन परिवर्तन है जो उपभोक्ताओं को विपणक द्वारा हस्तक्षेप के लिए कमजोर बनाते हैं। और अधिकांश लोगों के लिए जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या है? सबसे बड़ा व्यवधान और विपणन हस्तक्षेपों के प्रति सुभेद्यता का क्या कारण है? एक बच्चा होना। अधिकांश ग्राहकों के लिए बच्चे के आगमन से बड़ी कोई हलचल नहीं है। नतीजतन, एक वयस्क के जीवन में लगभग किसी भी अन्य अवधि की तुलना में नए माता-पिता की आदतें उस समय अधिक लचीली होती हैं। इसलिए कंपनियों के लिए गर्भवती महिलाएं सोने की खान हैं। नए माता-पिता बहुत सारा सामान खरीदते हैं, डायपर और वाइप्स, क्रिब्स और ओनेसी, कंबल और बोतलें, जो कि टारगेट जैसे स्टोर एक महत्वपूर्ण लाभ पर बेचते हैं। 2010 में किए गए एक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि औसत माता-पिता बच्चे के पहले जन्मदिन से पहले बच्चे की वस्तुओं पर $6,800 खर्च करते हैं। लेकिन यह सिर्फ खरीदारी हिमशैल का सिरा है। एक नए माता-पिता की खरीदारी की बदलती आदतों का लाभ उठाकर एक स्टोर जो लाभ कमा सकता है, उसकी तुलना में वे प्रारंभिक व्यय मूंगफली हैं। अगर थकी हुई माँ और नींद से वंचित पिता बच्चे को खरीदना शुरू करते हैं लक्ष्य पर फॉर्मूला और डायपर, वे अपनी किराने का सामान, सफाई की आपूर्ति, तौलिए, अंडरवियर और ठीक है, आकाश की सीमा लक्ष्य से भी खरीदना शुरू कर देंगे। क्योंकि यह आसान है। एक नए माता-पिता के लिए सबसे आसान मायने रखता है। पोल ने मुझे बताया,
जैसे ही हम उन्हें हमसे डायपर खरीदेंगे, वे बाकी सब कुछ भी खरीदना शुरू कर देंगे। यदि आप स्टोर के माध्यम से बोतलों की तलाश में भाग रहे हैं और आप संतरे का रस पास करते हैं, तो आप एक कार्टन पकड़ लेंगे। ओह, और वो नई डीवीडी है जो मुझे चाहिए। जल्द ही आप हमसे अनाज और कागज के तौलिए खरीदेंगे और वापस आते रहेंगे। नए माता पिता इतने मूल्यवान हैं कि प्रमुख खुदरा विक्रेता उन्हें खोजने के लिए लगभग कुछ भी करेंगे, जिसमें प्रसूति वार्ड के अंदर जाना भी शामिल है, भले ही उनके उत्पादों का शिशुओं से कोई लेना देना न हो। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क का एक अस्पताल हर नई मां को एक उपहार बैग प्रदान करता है जिसमें हेयर जेल, फेस वॉश, शेविंग क्रीम, एक एनर्जी बार, शैम्पू और एक सॉफ्ट कॉटन टी शर्ट के नमूने होते हैं। अंदर एक ऑनलाइन फोटो सेवा, हाथ साबुन और एक स्थानीय जिम के लिए कूपन है। डायपर और बेबी लोशन के नमूने भी हैं, लेकिन वे गैर शिशु आपूर्ति के बीच खो गए हैं। संयुक्त राज्य भर में 580 अस्पतालों में नई माताओं को वॉल्ट डिज्नी कंपनी से उपहार मिलते हैं, जिसने 2010 में विशेष रूप से शिशुओं के माता पिता को विपणन के उद्देश्य से एक डिवीजन शुरू किया था। प्रॉक्टर, गैम्बल, फिशर प्राइस और अन्य फर्मों के समान सस्ता कार्यक्रम है। डिज्नी का अनुमान है कि उत्तर अमेरिकी न्यू बेबी मार्केट का मूल्य प्रति वर्ष $36.3 बिलियन है, लेकिन टारगेट जैसी कंपनियों के लिए मातृत्व वार्ड में नई माताओं के पास आना कुछ अर्थों में बहुत देर हो चुकी है। तब तक वे पहले से ही हर किसी की रडार स्क्रीन पर होते हैं। लक्ष्य डिज्नी और प्रॉक्टर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। गैम्बल, वे उन्हें हराना चाहते थे। लक्ष्य का लक्ष्य बच्चे के आने से पहले माता पिता के लिए विपणन शुरू करना था। यही वजह है कि एंड्रू पोल के सहयोगियों ने उस दिन उनसे गर्भावस्था पूर्वानुमान एल्गोरिदम बनाने के बारे में पूछने के लिए संपर्क किया था। यदि वे अपनी दूसरी तिमाही में गर्भवती माताओं की पहचान कर सकें, तो वे उन्हें किसी और से पहले पकड़ सकती हैं। एकमात्र समस्या यह थी कि यह पता लगाना कि कौन से ग्राहक गर्भवती हैं, जितना लगता है उससे कहीं अधिक कठिन है। लक्ष्य के पास गोद भराई की रजिस्ट्री थी, और इससे कुछ गर्भवती महिलाओं की पहचान करने में मदद मिली, और क्या अधिक है, सब उन माताओं ने स्वेच्छा से अपनी देय तिथियों जैसी मूल्यवान जानकारी को स्वेच्छा से सौंप दी, जिससे कंपनी को पता चल सके कि उन्हें प्रसव पूर्व विटामिन या डायपर के लिए कूपन कब भेजना है। लेकिन टारगेट के गर्भवती ग्राहकों के केवल एक अंश ने रजिस्ट्री का इस्तेमाल किया। फिर अन्य ग्राहक थे जिन पर अधिकारियों को संदेह था कि वे गर्भवती थीं क्योंकि उन्होंने मातृत्व कपड़े, नर्सरी फर्नीचर और डायपर के बक्से खरीदे थे। हालांकि संदेह करना और जानना दो अलग-अलग चीजें हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि डायपर खरीदने वाला कोई गर्भवती है या किसी गर्भवती मित्र के लिए उपहार खरीद रहा है? क्या अधिक है? समय मायने रखता है। नियत तारीख से 1 महीने पहले काम आने वाला कूपन बच्चे के आने के कुछ सप्ताह बाद कूड़ेदान में डाला जा सकता है। पोल ने टारगेट की गोद भराई रजिस्ट्री में जानकारी को खंगाल कर समस्या पर काम करना शुरू कर दिया।
जिससे उसे पता चल गया कि उसकी नियत तारीख के करीब आते ही औसत महिला की खरीदारी की आदतें कैसे बदल गईं। रजिस्ट्री एक प्रयोगशाला की तरह थी जहां वो कुबड़ का परीक्षण कर सकता था। प्रत्येक गर्भवती मां ने अपना नाम, अपने पति या पत्नी का नाम और उसकी नियत तारीख सौंपी। लक्ष्य का डेटा वेयरहाउस उस जानकारी को परिवार की अतिथि आईडी से जोड़ सकता है। नतीजतन, जब भी इनमें से किसी एक महिला ने किसी स्टोर या ऑनलाइन में कुछ खरीदा, तो पोल महिला द्वारा प्रदान की गई नियत तारीख का उपयोग करके उस तिमाही की साजिश रच सकती है जिसमें खरीदारी हुई थी। बहुत पहले वो पैटर्न उठा रहा था। उन्होंने पाया कि अपेक्षित माताओं ने काफी अनुमानित तरीकों से खरीदारी की। उदाहरण के लिए, लोशन लें। बहुत से लोग लोशन खरीदते हैं, लेकिन एक लक्ष्य डेटा विश्लेषक ने देखा कि बच्चे की रजिस्ट्री पर महिलाएं अपने दूसरे तिमाही की शुरुआत के आसपास असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में असंतुलित लोशन खरीद रही थीं। एक अन्य विश्लेषक ने कहा कि पहले 20 हफ्तों में कई गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे विटामिनों की अधिकता होती है। बहुत सारे खरीदार हर महीने साबुन और कॉटन बॉल खरीदते हैं, लेकिन जब कोई अचानक से बहुत सारे गंध रहित साबुन और कॉटन बॉल खरीदना शुरू कर देता है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर और आश्चर्यजनक संख्या में वॉशक्लॉथ सभी एक ही बार में लोशन खरीदने के कुछ महीने बाद और मैग्नीशियम और जिंक। यह संकेत देता है कि वे अपनी डिलीवरी की तारीख के करीब पहुंच रहे हैं। जैसे ही पोल का कंप्यूटर प्रोग्राम डेटा के माध्यम से क्रॉल किया गया, वो लगभग 25 विभिन्न उत्पादों की पहचान करने में सक्षम था, जिनका विश्लेषण करने पर साथ में उसे एक अर्थ में एक महिला के गर्भ में झांकने की अनुमति दी। सबसे महत्वपूर्ण, वो अनुमान लगा सकता है कि वो किस तिमाही में थी और उसकी नियत तारीख का अनुमान लगा सकती है, इसलिए लक्ष्य उसे कूपन भेज सकता है जब वो नई खरीदारी करने के कगार पर थी। पोल किए जाने तक, उनका कार्यक्रम लगभग किसी भी नियमित खरीदार को गर्भावस्था की भविष्यवाणी को प्रदान कर सकता था। जेनी वार्ड, अटलांटा में एक 23 वर्षीय जिसने कोकोआ मक्खन लोशन खरीदा, एक डायपर बैग, जस्ता, मैग्नीशियम और एक चमकदार नीली गलीचा के रूप में दोगुना करने के लिए पर्याप्त पास। 87% संभावना है कि वो गर्भवती है और उसकी डिलीवरी की तारीख अगस्त के अंत में है। ब्रुकलिन में लिज ऑल्टर, एक 39 वर्षीय जिसने वॉशक्लॉथ के 5 पैक खरीदे, संवेदनशील त्वचा की एक बोतल कपड़े धोने का डिटर्जेंट, बैगी जीन्स, DHA युक्त विटामिन और कई मॉइस्चराइजर खरीदे। उसे गर्भधारण की 96% संभावना है और वो शायद मई की शुरुआत में जन्म देगी। सैन फ्रांसिस्को में 29 वर्षीय केटलिन पाइक, जिसने $250 का घुमक्कड़ खरीदा, लेकिन कुछ नहीं। वो शायद एक दोस्त की गोद भराई के लिए खरीद रही है। इसके अलावा, उसके जनसांख्यिकीय डेटा से पता चलता है कि उसका 2 साल पहले तलाक हो गया था। लक्ष्य के डेटाबेस में पोल अपने कार्यक्रम को प्रत्येक दुकानदार पर लागू किया। जब यह किया गया था, तो उनके पास उन सैकड़ों हजारों महिलाओं की सूची थी जिनके गर्भवती होने की संभावना थी कि लक्ष्य डायपर, लोशन, क्रिब्स,
वाइप्स और मातृत्व कपड़ों के विज्ञापनों के साथ कई बार जलमग्न हो सकता था। जब उनकी खरीदारी की आदतें विशेष रूप से लचीली थीं, अगर उन महिलाओं या उनके पतियों का एक हिस्सा टारगेट पर खरीदारी करना शुरू कर देता है, तो इससे कंपनी के मुनाफे में लाखों की बढ़ोतरी होगी। फिर जैसे ही यह विज्ञापन हिमस्खलन शुरू होने वाला था, विपणन विभाग के भीतर किसी ने एक प्रश्न पूछा, लक्ष्य कितना जानता है जब महिलाएं प्रतिक्रिया देने जा रही हैं? पोल ने मुझे बताया, अगर हम किसी को कैटलॉग भेजते हैं और कहते हैं, आपके पहले बच्चे पर बधाई, और उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि वे गर्भवती हैं, तो इससे कुछ लोग असहज हो जाएंगे। हम सभी गोपनीयता कानूनों के अनुपालन के बारे में बहुत रूढ़िवादी हैं। लेकिन अगर आप कानून का पालन कर रहे हैं, तो भी आप ऐसे काम कर सकते हैं। जहां लोगों को बेचैनी हो, ऐसी चिंताओं का एक अच्छा कारण है। पोले के लगभग 1 साल बाद अपना गर्भावस्था भविष्यवाणी मॉडल बनाया। एक आदमी मिनेसोटा लक्ष्य में चला गया और प्रबंधक को देखने की मांग की। वो एक विज्ञापन पकड़ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। मेरी बेटी को यह मेल में मिला, उसने कहा। वो अभी भी हाई स्कूल में है, और आप उसे बच्चे के कपड़े और पालने के लिए कूपन भेज रहे हैं? क्या आप उसे गर्भवती होने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं? मैनेजर को पता नहीं था कि वो आदमी किस बारे में बात कर रहा है। उसने मेल की ओर देखा। निश्चित रूप से, यह उस आदमी की बेटी को संबोधित किया गया था और इसमें मातृत्व कपड़ों, नर्सरी फर्नीचर और मुस्कुराते हुए शिशुओं की तस्वीरें अपनी मां की आंखों में देखने के विज्ञापन शामिल थे। प्रबंधक ने बहुत माफी मांगी और फिर कुछ दिनों बाद फिर से माफी मांगने के लिए फोन किया। पिता कुछ शर्मा गए। मैंने अपनी बेटी के साथ बात की, उन्होंने कहा। यह पता चला है कि मेरे घर में कुछ गतिविधियां हुई हैं जिनके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली। वो अगस्त में होने वाली है। मुझे आपसे माफी चाहिए। टारगेट इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है जिसने उपभोक्ताओं के बीच चिंता जताई है। कम दखल देने वाले तरीकों से डेटा का उपयोग करने के लिए अन्य कंपनियों पर हमला किया गया है। उदाहरण के लिए, 2011 में न्यूयॉर्क के एक निवासी ने मैकडॉनल्ड्स, CBS, माज़दा और माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन कंपनियों की विज्ञापन एजेंसी ने लोगों की इंटरनेट उपयोग की निगरानी उनकी खरीदारी की आदतों को प्रोफाइल करने के लिए की। कैलिफोर्निया में टारगेट, वॉलमार्ट, विक्टोरियाज सीक्रेट और अन्य खुदरा श्रृंखलाओं के विरुद्ध ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय अपना जिप कोड देने के लिए कहने के लिए और फिर उस जानकारी का उपयोग करके अपने डाक पते का पता लगाने के लिए क्लास एक्शन मुकदमे चल रहे हैं। एक महिला की गर्भावस्था की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का उपयोग करना। पोल और उनके सहयोगियों को पता था, एक संभावित जनसंपर्क आपदा थी। तो वे अपने विज्ञापनों को गर्भवती माताओं के हाथों में कैसे ला सकते थे, यह दिखाए बिना कि वे उन पर जासूसी कर रहे थे? आप किसी की आदतों का लाभ कैसे उठाते हैं, उन्हें यह बताए बिना कि आप उनके जीवन के हर विवरण का अध्ययन कर रहे हैं? 2003 की गर्मियों में
अरिटा रिकॉर्ड्स के एक प्रमोशन एग्जीक्यूटिव स्टीव बार्टल्स ने उन्हें एक नए गीत के बारे में बताने के लिए रेडियो डीजे को कॉल करना शुरू किया। यकीन था कि वे प्यार करेंगे। इसे अरे हाँ कहा जाता था, हिप हॉप समूह आउटकास्ट द्वारा। अरे पृथ्वी पर सबसे लोकप्रिय बैंड में से एक। बिग बैंड स्विंग की एक गुड़िया के साथ फंक, रॉक और हिप हॉप का एक उत्साही सम्मेलन था। ऐसा लग रहा था कि रेडियो पर और कुछ नहीं है, बार्टल्स ने मुझे बताया। जब मैंने पहली बार इसे सुना तो इसने मेरी बाहों पर बाल खड़े कर दिए। यह एक हिट की तरह लग रहा था, जिस तरह का गीत आप बार मित्ज़वा और प्रॉम्स में वर्षों से सुनते आ रहे हैं। अरिटा कार्यालयों के आसपास अधिकारियों ने कोरस गाया, इसे पोलरॉइड चित्र की तरह हिलाएं, हॉलवे में एक दूसरे के लिए। यह गाना, वे सभी सहमत थे, बहुत बड़ा होने वाला है। वो निश्चितता केवल अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं थी। उस समय रिकॉर्ड व्यवसाय लक्ष्य और अन्य जगहों पर होने वाले डेटा संचालित बदलावों के समान परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। जिस तरह खुदरा विक्रेता कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग दुकानदारों की आदतों का अनुमान लगाने के लिए कर रहे थे, संगीत और रेडियो अधिकारी श्रोताओं की आदतों का अनुमान लगाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग कर रहे थे। पॉलीफोनिक एचएमआई नाम की एक कंपनी, स्पेन में स्थित कृत्रिम बुद्धि विशेषज्ञों और सांख्यिकीविदों का एक संग्रह ने हिट सॉन्ग साइंस नामक एक कार्यक्रम बनाया था जिसने एक धुन की गणितीय विशेषताओं का विश्लेषण किया और इसकी लोकप्रियता की भविष्यवाणी की। पॉलीफोनिक एचएमआई के डेटाबेस में संग्रहीत हजारों हिट के खिलाफ टैम्प, पिच, मेलोडी, तार प्रगति और एक विशेष गीत के अन्य कारकों की तुलना करके हिट सॉन्ग साइंस एक ऐसा स्कोप प्रदान कर सकता है जो भविष्यवाणी करता है कि कोई धुन सफल होने की संभावना है या नहीं। कार्यक्रम ने भविष्यवाणी की थी कि नोरा जोन्स की कम अवे विद मी, उदाहरण के लिए, अधिकांश उद्योग द्वारा एल्बम को खारिज करने के बाद हिट होगी। इसकी 10 मिलियन प्रतियां बिकीं और 8 ग्रैमी जीते। इसने भविष्यवाणी की थी कि डीजे के संदेह के बावजूद सैंटाना द्वारा Why Don't You and I लोकप्रिय होगा। यह नंबर पर पहुंच गया बिलबोर्ड शीर्ष 40 सूची में 3, जब रेडियो स्टेशनों के अधिकारी, अरे हाँ, हिट सॉन्ग साइंस के माध्यम से इसने अच्छा प्रदर्शन किया। वास्तव में, इसने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया। स्कोर किसी भी व्यक्ति द्वारा देखे गए उच्चतम स्कोर में से एक था। अरे हाँ, एल्गोरिथम के अनुसार एक राक्षस हिट होने वाला था। 4 सितंबर 2003 को शाम 7:15 बजे के प्रमुख स्लॉट में फिलाडेल्फिया में शीर्ष 40 स्टेशन WIOQ ने अरे हाँ बजाना शुरू किया। रेडियो पर इसने उस सप्ताह 7 बार और पूरे महीने में कुल 37 बार गीत प्रसारित किया। उस समय आर्बिट्रॉन नाम की एक कंपनी एक नई तकनीक का परीक्षण कर रही थी, जिससे यह पता लगाना संभव हो गया कि एक निश्चित समय में कितने लोग एक विशेष रेडियो स्टेशन को सुन रहे थे और एक विशिष्ट गीत के दौरान कितने स्विच किए गए चैनल थे। WIOQ परीक्षण में शामिल स्टेशनों में से एक था। स्टेशन के अधिकारी निश्चित थे, अरे हाँ, श्रोताओं को अपने रेडियो से बांधे रखेगा। फिर डेटा वापस आ गया। श्रोताओं ने केवल अरे हाँ को नापसंद नहीं किया।
आंकड़ों के मुताबिक वे इससे नफरत करते थे। वे इससे इतनी नफरत करते थे कि उनमें से लगभग 1/3 ने गाने के पहले 30 सेकंड के भीतर स्टेशन बदल दिया। यह केवल WIOQ पर ही नहीं था। देश भर में शिकागो, लॉस एंजल्स, फीनिक्स और सिएटल के रेडियो स्टेशनों पर जब भी अरे हाँ आ गया, बड़ी संख्या में श्रोता क्लिक करेंगे। मैंने सोचा था कि यह एक महान गीत था जब मैंने इसे पहली बार सुना, जॉन गैराबेडियन ने कहा। एक सिंडिकेटेड टॉप 40 रेडियो शो के मेजबान ने प्रत्येक सप्ताहांत में 2 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा सुना। लेकिन यह अन्य गीतों की तरह नहीं था, और इसलिए जब यह आया तो कुछ लोग पागल हो गए। एक आदमी ने मुझे बताया कि यह अब तक की सबसे बुरी बात थी। लोग शीर्ष 40 को सुनते हैं क्योंकि वे अपने पसंदीदा गाने या गाने सुनना चाहते हैं जो उनके पसंदीदा गीतों की तरह लगते हैं। जब कुछ अलग होता है तो वे नाराज हो जाते हैं। वे कुछ भी अपरिचित नहीं चाहते हैं। अरिस्ता ने अरे या के प्रचार में बहुत पैसा खर्च किया था। संगीत और रेडियो उद्योगों को सफल होने के लिए इसकी आवश्यकता थी। हिट गाने एक भाग्य के लायक हैं, न केवल इसलिए कि लोग खुद गाना खरीदते हैं, बल्कि इसलिए भी एक हिट श्रोताओं को वीडियो गेम और रेडियो के लिए इंटरनेट छोड़ने के लिए मना सकती है। एक हिट टीवी पर स्पोर्ट्स कार और ट्रेंडी स्टोर के अंदर कपड़े बेच सकता है। हिट गाने उन दर्जनों खर्च करने की आदतों के मूल में हैं, जिन पर विज्ञापनदाता, टीवी स्टेशन, बार, डांस क्लब, यहाँ तक एप्पल जैसी प्रौद्योगिकी फर्म भी भरोसा करते हैं। अब सबसे बहुप्रतीक्षित गीतों में से एक धुन जिसकी एल्गोरिदम ने भविष्यवाणी की थी कि वो वर्ष का गीत बन जाएगा, बह रहा था। रेडियो अधिकारी कुछ ऐसा खोजने के लिए बेताब थे जो अरे हाँ एक हिट में। मैं यह सवाल, आप किसी गाने को हिट कैसे बनाते हैं, जब से संगीत उद्योग शुरू हुआ है तब से यह उलझन में है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में ही लोगों ने वैज्ञानिक उत्तरों तक पहुंचने की कोशिश की है। अग्रदूतों में से एक रिच मेयर नाम का एक आजीवन स्टेशन प्रबंधक था, जिसने 1985 में अपनी पत्नी नैन्सी के साथ अपने शिकागो घर के तहखाने में मीडिया बेस नामक एक कंपनी शुरू की। वे हर सुबह उठते थे, उन स्टेशनों के टेप का एक पैकेज उठाते थे जो पिछले दिन विभिन्न शहरों में रिकॉर्ड किए गए थे, और हर गाने को गिनते और उसका विश्लेषण करते थे। मेयर तब एक साप्ताहिक न्यूज़लेटर ट्रैकिंग प्रकाशित करेंगे, जिसमें धुनें बढ़ रही थीं या लोकप्रियता में गिरावट आ रही थी। अपने पहले कुछ वर्षों में समाचार पत्र के केवल 100 ग्राहक थे, और मेयर और उनकी पत्नी ने कंपनी को बचाए रखने के लिए संघर्ष किया। हालांकि जैसे जैसे अधिक से अधिक स्टेशनों ने अपने दर्शकों को बढ़ाने के लिए मेयर की अंतर्दृष्टि का उपयोग करना शुरू किया और विशेष रूप से सुनने के रुझानों को समझाने के लिए उनके द्वारा तैयार किए गए सूत्रों का अध्ययन, उनका न्यूज़लेटर, मीडियाबेस द्वारा बेचा गया डेटा, और फिर बढ़ते उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली समान सेवाएं, डेटा केंद्रित सलाहकारों ने रेडियो स्टेशनों को कैसे चलाया जाता है, इसकी समीक्षा की। मेयर को सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पहेली में से एक यह पता लगाना था कि कुछ गानों के दौरान श्रोताओं ने कभी भी रेडियो डायल को क्यों नहीं बदला। डीजे के बीच
इन गीतों को स्टिकी के रूप में जाना जाता है। मेयर ने वर्षों में सैकड़ों चिपचिपे गीतों को ट्रैक किया था, जो उन सिद्धांतों को दिव्य बनाने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। उनका कार्यालय चार्ट और रेखांकन से भरा हुआ था, जो विभिन्न चिपचिपा गीतों की विशेषताएं। मेयर हमेशा चिपचिपाहट को मापने के नए तरीकों की तलाश में थे, और उस समय के बारे में अरे हाँ जारी किया गया था। तो उन्होंने उन परीक्षणों के डेटा के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया जो आर्बिट्रॉन यह देखने के लिए आयोजित कर रहे थे कि क्या यह कोई नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, उस समय के कुछ सबसे चिपचिपे गीत स्पष्ट कारणों से चिपचिपे थे। बेयोंसे द्वारा क्रेजी इन लव और जस्टिन टिम्बरलेक द्वारा सेनोरिटा उदाहरण के लिए अभी रिलीज हुए थे और पहले से ही बेहद लोकप्रिय थे। लेकिन वे स्थापित सितारों द्वारा महान गीत थे, तो चिपचिपाहट समझ में आई। हालांकि अन्य गीत उन कारणों से चिपचिपे थे जिन्हें कोई वास्तव में समझ नहीं पाया था। उदाहरण के लिए, जब 2003 की गर्मियों के दौरान स्टेशनों ने ब्लू कैंट्रेल द्वारा ब्रीद बजाया, तो लगभग किसी ने भी डायल नहीं बदला। संगीत प्रकाशनों को बताया कि यह गीत एक बेहद भूलने योग्य हरा भरा धुन है जो डीजे को इतना नीरस लगा कि उनमें से ज्यादातर ने इसे अनिच्छा से बजाया। लेकिन किसी कारण से जब भी यह रेडियो पर आता था, लोग सुनते थे, भले ही जैसा कि बाद में सर्वेक्षणकर्ताओं को पता चला। उन्हीं श्रोताओं ने कहा कि उन्हें गाना बहुत पसंद नहीं आया। या 3 डोर्स डाउन के हियर विदाउट यू या समूह मरून 5 के लगभग किसी भी गाने पर विचार करें। वे बैंड इतने फीचर रहित हैं कि आलोचकों और श्रोताओं ने एक नई संगीत श्रेणी बनाए, बाथ रॉक, उनकी मधुर ध्वनियों का वर्णन करने के लिए। फिर भी जब भी वे रेडियो पर आते थे, लगभग किसी ने भी स्टेशन नहीं बदला। फिर ऐसे गाने थे जिन्हें श्रोताओं ने कहा कि वे सक्रिय रूप से नापसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वे चिपचिपे थे। क्रिस्टीना एगुइलेरा या सेलिन डायोन को लें। सर्वेक्षण के बाद सर्वेक्षण में पुरुष श्रोताओं ने कहा कि वे सेलिन डायोन से नफरत करते हैं और उनके गीतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब भी रेडियो पर कोई डायोन धुन आती थी, तो पुरुष बने रहते थे। लॉस एंजल्स बाजार के भीतर स्टेशन जो नियमित रूप से प्रत्येक घंटे के अंत में डायोन बजाते थे, जब श्रोताओं की संख्या को मापा जाता था, विश्वसनीय रूप से अपने दर्शकों को उतना ही बढ़ा सकते थे जितना कि 3%। रेडियो जगत में एक बहुत बड़ा आंकड़ा। पुरुष श्रोताओं ने सोचा होगा कि वे डायोन को नापसंद करते हैं, लेकिन जब उसके गाने बजते हैं, तो वे चिपके रहते हैं। एक रात मेयर बैठ गया और एक के बाद एक लगातार चिपचिपे गानों का एक गुच्छा बार बार सुनने लगा। जैसे ही उसने किया, उसने उनमें एक समानता को देखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि गाने एक जैसे लगते थे। उनमें से कुछ गाथा गीत थे, अन्य पॉप थे धुन। हालांकि वे सभी एक जैसे लग रहे थे कि प्रत्येक की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेयर ने उस विशेष शैली से सुनने की अपेक्षा की थी। वे परिचित लग रहे थे, जैसे रेडियो पर बाकी सब कुछ, लेकिन थोड़ा और पॉलिश। सही गीत के सुनहरे मतलब के थोड़ा करीब। कभी कभी स्टेशन श्रोताओं को फोन पर कॉल करके शोध करेंगे और एक गीत का एक टुकड़ा बजाएंगे, और श्रोता कहेंगे,
मैंने इसे 1,00,000 बार सुना है। मैं इससे पूरी तरह थक गया हूँ, मेयर ने मुझे बताया। लेकिन जब यह रेडियो पर आता है, तो आपका अवचेतन मन कहता है, मैं इस गीत को जानता हूँ। मैंने इसे 1,00,000 बार सुना है। मैं साथ गा सकता हूँ। स्टिकी गाने वे हैं जो आप रेडियो पर सुनने की उम्मीद करते हैं। आपका मस्तिष्क गुप्त रूप से उस गीत को चाहता है, क्योंकि यह उन सभी चीज़ों से बहुत परिचित है जिन्हें आपने पहले ही सुना और पसंद किया है। यह सिर्फ सही लगता है। इस बात के प्रमाण हैं कि परिचित लगने वाली चीज़ों के लिए वरीयता हमारे तंत्रिका विज्ञान का एक उत्पाद है। वैज्ञानिकों ने संगीत सुनते समय लोगों के दिमाग की जांच की है और पता लगाया है कि कौन से तंत्रिका क्षेत्र कर्ण उत्तेजनाओं को समझने में शामिल हैं। संगीत सुनना मस्तिष्क के कई क्षेत्रों को सक्रिय करता है, जिसमें श्रवण प्रांतस्था, थैलेम्स और बेहतर पार्श्विका प्रांतस्था शामिल है। ये वही क्षेत्र पैटर्न मान्यता से भी जुड़े हुए हैं और मस्तिष्क को यह तय करने में मदद करते हैं कि कौन से इनपुट पर ध्यान देना है और किसको अनदेखा करना है। संगीत को संसाधित करने वाले क्षेत्र, दूसरे शब्दों में, पैटर्न की तलाश करने और परिचितता की तलाश करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह समझ में आता है। संगीत, आखिरकार, जटिल है। लगभग किसी भी गीत के अंदर कई स्वर, पिच, अतिव्यापी धुन और प्रतिस्पर्धी ध्वनियाँ, यह कोई भी व्यस्त सड़क पर बोल रहा है, उस मामले के लिए इतना भारी है कि हमारे मस्तिष्क की कुछ ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों को अनदेखा करने की क्षमता के बिना सब कुछ प्रतीत होता है शोर के शोर की तरह। हमारा दिमाग संगीत में परिचित होने के लिए तरसता है क्योंकि परिचित होने से हम सभी ध्वनि से विचलित हुए बिना सुनने का प्रबंधन करते हैं। जिस तरह MIT के वैज्ञानिकों ने पाया कि व्यवहार संबंधी आदतें हमें उन अंतहीन फैसलों से अभिभूत होने से रोकती हैं जो हमें अन्यथा हर दिन करने पड़ते। सुनने की आदतें मौजूद होती हैं, क्योंकि उनके बिना यह निर्धारित करना असंभव होगा कि क्या हमें अपने बच्चे की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कोच की सीटी, या शनिवार सॉकर खेल के दौरान व्यस्त सड़क से शोर। सुनने की आदतें हमें अनजाने में अनुमति देती हैं उन महत्वपूर्ण शोरों को अलग करें जिन्हें अनदेखा किया जा सकता है। यही कारण है कि गाने जो परिचित लगते हैं, भले ही आपने उन्हें पहले कभी नहीं सुना हो, चिपचिपे होते हैं। हमारे दिमाग को श्रवण पैटर्न पसंद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि हमने पहले ही सुना है। जब सेलिन डायोन एक नया गीत जारी करता है और यह उसके द्वारा गाए गए हर दूसरे गीत की तरह लगता है, साथ ही साथ रेडियो के अधिकांश अन्य गाने, हमारा दिमाग अनजाने में इसकी पहचान के लिए तरसता है और गीत चिपचिपा हो जाता है। आप कभी भी सेलिन डायोन संगीत कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप रेडियो पर उसके गाने सुनेंगे, क्योंकि जब आप काम करने के लिए ड्राइव करते हैं तो आप यही सुनने की उम्मीद करते हैं। वे गीत पूरी तरह से आपकी आदतों से मेल खाते हैं। इस अंतर्दृष्टि ने यह समझाने में मदद की कि अरे हाँ, रेडियो पर विफल हो रहा था। इस तथ्य के बावजूद कि हिट सॉन्ग साइंस और संगीत अधिकारियों को यकीन था कि यह हिट होगा। समस्या यह नहीं थी कि अरे हाँ, खराब था। समस्या यह थी कि अरे हाँ, परिचित नहीं था।
रेडियो श्रोता हर बार एक नए गीत के साथ प्रस्तुत किए जाने पर एक सचेत निर्णय नहीं लेना चाहते थे। इसके बजाय उनका दिमाग एक आदत का पालन करना चाहता था। अधिकांश समय हम वास्तव में यह नहीं चुनते कि हम किसी गीत को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। इसके लिए बहुत अधिक मानसिक प्रयास करना होगा। इसके बजाय हम संकेतों पर प्रतिक्रिया करते हैं। यह उन सभी अन्य गीतों की तरह लगता है जिन्हें मैंने कभी पसंद किया है, और पुरस्कार, यह मजेदार है, और बिना सोचे समझे हम या तो गाना शुरू कर देते हैं या उस तक पहुंच जाते हैं और बदल एक मायने में एडिटर और रेडियो डीजे को उस समस्या का सामना करना पड़ा जो एंड्रू पोल लक्ष्य पर सामना कर रही थी। बैठकर खुश होते हैं श्रोता एक गीत के माध्यम से वे कह सकते हैं कि वे नापसंद करते हैं, जब तक कि ऐसा कुछ ऐसा लगता है जो उन्होंने पहले सुना है। गर्भवती महिलाएं मेल में प्राप्त कूपन का उपयोग करने में प्रसन्न होती हैं, जब तक कि वे कूपन यह स्पष्ट नहीं करते कि लक्ष्य उनके गर्भ में जासूसी कर रहा है, जो अपरिचित और डरावना है। एक कूपन प्राप्त करना जो यह स्पष्ट करता है कि लक्ष्य जानता है कि आप गर्भवती हैं, ग्राहक की अपेक्षा से अलग है। यह 42 वर्षीय निवेश बैंकर को बताने जैसा है कि उसने सेलिन डायोन के साथ गाया था। यह सिर्फ गलत लगता है। तो डीजे कैसे श्रोताओं को अरे या जैसे गीतों से चिपके रहने के लिए मनाते हैं? उनके लिए परिचित होने के लिए काफी समय है। टारगेट गर्भवती महिलाओं को डायपर कूपन का उपयोग करने के लिए कैसे मनाता है, बिना रेंगने के, पुराने कपड़ों में कुछ नया पहनकर और अपरिचित को परिचित बनाकर। 1940 के दशक की शुरुआत में यूएस सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे सैनिकों का समर्थन करने के लिए यूरोप और प्रशांत थिएटर में देश की घरेलू मांस आपूर्ति का अधिकांश हिस्सा भेजना शुरू कर दिया। घर वापस स्टेक और पोर्क चॉप की उपलब्धता घटने लगी। 1941 के अंत में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया, तब तक न्यूयॉर्क के रेस्तरां हैमबर्गर के लिए घोड़े के मांस का उपयोग कर रहे थे और मुर्गी पालन के लिए एक काला बाजार उभरा था। संघीय अधिकारी चिंतित हो गए कि एक लंबा युद्ध प्रयास राष्ट्र को प्रोटीन से भूखा छोड़ देगा। पूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने 1943 में एक सरकारी पैम्फलेट में अमेरिकियों को लिखा था, यह समस्या संयुक्त राज्य अमेरिका में और बड़ी होती जाएगी क्योंकि युद्ध जारी रहेगा। हमारे खेतों में पशुधन की देखभाल के लिए श्रम की कमी है, और इसके ऊपर हमें ब्रिटिश और रूसियों को आपूर्ति देनी होगी। इस युद्ध में मांस और वसा उतने ही हथियार हैं जितने टैंक और हवाई जहाज हैं। चिंतित रक्षा विभाग ने मार्गरेट मीड और कर्ट लेविन सहित देश के दर्जनों प्रमुख समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और मानवविज्ञानी से संपर्क किया, जो आगे चलकर सेलिब्रिटी शिक्षाविद बन गए, और उन्हें एक असाइनमेंट दिया, यह पता लगाएं कि अमेरिकियों को अंग खाने के लिए कैसे मनाया जाए। मांस अपने पति और बच्चों की सेवा करने के लिए गृहिणियों को प्रोटीन युक्त जिगर, दिल, गुर्दे, दिमाग, पेट और आंतों की सेवा करने के लिए, जो पसलियों की आंखों और भुना हुआ गोमांस विदेश जाने के बाद पीछे रह गए थे। उस समय अमेरिका में अंग मांस लोकप्रिय नहीं था।
1940 में एक मध्यवर्गीय महिला अपनी मेज को जीभ या ट्रिप से खराब करने की तुलना में जल्दी भूखी थी। इसलिए जब खाद्य आदतों पर समिति में भर्ती हुए वैज्ञानिक 1941 में पहली बार मिले, तो उन्होंने खुद को व्यवस्थित रूप से उन सांस्कृतिक बाधाओं की पहचान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जो अमेरिकियों को अंग मांस खाने से हतोत्साहित करते थे। कुल मिलाकर 200 से अधिक अध्ययन अंततः प्रकाशित हुए, और उनके मूल में उन सभी में एक समान खोज थी: लोगों के आहार को बदलने के लिए विदेशी को बनाया जाना चाहिए परिचित, और ऐसा करने के लिए आपको इसे रोजमर्रा के वेश में छिपाना होगा। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि अमेरिकियों को जिगर और गुर्दे खाने के लिए मनाने के लिए गृहिणियों को यह जानना था कि भोजन को कैसे दिखाना, स्वाद और गंध करना संभव है, जैसा कि उनके परिवार खाने की मेज पर देखने की उम्मीद करते हैं। उदाहरण के लिए, जब क्वार्टरमास्टर कोर के सबसिस्टेंस डिवीजन सैनिकों को खिलाने के प्रभारी लोग ने 1943 में सैनिकों को ताजी गोभी परोसना शुरू किया, तो इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए मेस हॉल ने गोभी को तब तक काटा और उबाला जब तक कि वो एक सैनिक की ट्रे पर हर दूसरी सब्जी की तरह न दिखे, और सैनिकों ने बिना किसी शिकायत के इसे खा लिया। उन अध्ययनों का मूल्यांकन करने वाले एक वर्तमान शोधकर्ता ने लिखा, सैनिकों को खाना खाने की अधिक संभावना थी, चाहे वो परिचित हो या अपरिचित, जब यह उनके पूर्व अनुभवों के समान तैयार किया गया था और एक परिचित फैशन में परोसा गया था। अमेरिकी आहार को बदलने का रहस्य। खाद्य आदतों पर समिति ने निष्कर्ष निकाला, परिचित था। जल्द ही गृहिणियों को सरकार से मेल्स मिल रहे थे जो उन्हें बता रहे थे कि हर पति स्टेक और किडनी पाई के लिए खुश होगा। कसाई ने व्यंजनों को सौंपना शुरू कर दिया, जिसमें समझाया गया था कि जिगर को मांस के आटे में कैसे फिसलना है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ साल बाद खाद्य आदतों पर समिति भंग कर दी गई थी। हालांकि तब तक अंग मांस को पूरी तरह से अमेरिकी आहार में एकीकृत कर दिया गया था। एक अध्ययन ने संकेत दिया कि युद्ध के दौरान ऑफल खपत में 33% की वृद्धि हुई। 1955 तक यह 50% ऊपर था। रात के खाने में किडनी एक स्टैपल बन गई थी। लीवर विशेष अवसरों के लिए था। अमेरिका के खाने के पैटर्न इस हद तक बदल गए थे कि अंग मांस आराम का प्रतीक बन गया था। तब से अमेरिकी सरकार ने हमारे आहार में सुधार के लिए दर्जनों अन्य प्रयास शुरू किए हैं। उदाहरण के लिए 5 a day अभियान था, जिसका उद्देश्य लोगों को 5 फल या सब्जियां खाने के लिए प्रोत्साहित करना था। USDA का खाद्य पिरामिड और कम वसा वाले पनीर और दूध के लिए एक धक्का। उनमें से किसी ने भी समिति के निष्कर्षों का पालन नहीं किया। किसी ने भी अपनी सिफारिशों को मौजूदा आदतों में छिपाने की कोशिश नहीं की, और परिणामस्वरूप सभी अभियान विफल हो गए। आज तक अमेरिकी आहार में स्थायी परिवर्तन करने वाला एकमात्र सरकारी कार्यक्रम 1940 के दशक का अंग मांस धक्का था। हालांकि रेडियो स्टेशन और बड़ी कंपनियां लक्ष्य सहित थोड़े समझदार हैं। अरे हाँ बनाने के लिए एक हिट डीजे को जल्द ही एहसास हुआ, उन्हें गाने को परिचित बनाने की जरूरत है। और ऐसा करने के लिए
कुछ विशेष की आवश्यकता थी। समस्या यह थी कि हिट सॉन्ग साइंस जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम लोगों की आदतों की भविष्यवाणी करने में काफी अच्छे थे, लेकिन कभी-कभी उन एल्गोरिदम को ऐसी आदतें मिलीं जो वास्तव में अभी तक सामने नहीं आई थीं, और जब कंपनियां उन आदतों के लिए बाजार में आती हैं जिन्हें हमने अपनाया नहीं है या इससे भी बदतर, खुद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, जैसे सैपी गाथा गीतों के लिए हमारा गुप्त स्नेह फर्मों के बाहर जाने का जोखिम है व्यापार का। अगर एक किराने की दुकान का दावा है, हमारे पास शर्करा, अनाज और आइसक्रीम का एक बड़ा चयन है, खरीदार दूर रहें। यदि एक कसाई कहता है, यहाँ आपके खाने की मेज के लिए आंत का एक टुकड़ा है, 1940 के दशक की गृहिणी इसके बजाय टूना पुलाव परोसती है। जब एक रेडियो स्टेशन हर आधे घंटे में सेलिन डायोन का दावा करता है, कोई भी धुन नहीं करता है। इसलिए इसके बजाय सुपरमार्केट के मालिक अपने सेब और टमाटर, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप रजिस्टर के रास्ते में M&M और हेगन दाज पास करते हैं, 1940 के दशक में कसाई लीवर को नया स्टेक कहते हैं। और डीजे चुपचाप टाइटैनिक के थीम सॉन्ग में स्लिप। अरे, एक हिट बनने के लिए एक स्थापित सुनने की आदत का हिस्सा बनने की जरूरत है, और आदत का हिस्सा बनने के लिए पहले तो थोड़ा सा छलावरण करना पड़ता था। वैसे ही गृहिणियां गुर्दा को मांस के आटे में डालकर छलावरण करती हैं। इसलिए फिलाडेल्फिया में WIOQ के साथ साथ देश भर के अन्य स्टेशनों पर डीजे ने यह सुनिश्चित करना शुरू कर दिया कि जब भी अरे हाँ खेला गया था, यह उन गानों के बीच में था जो पहले से ही लोकप्रिय थे। यह अब पाठ्यपुस्तक प्लेलिस्ट सिद्धांत है, एक रेडियो सलाहकार टॉम वेबस्टर ने कहा। दो आम सहमति वाले लोकप्रिय हिट के बीच एक नया गाना चलाएं। हालांकि डीजे ने अरे हाँ प्रसारित नहीं किया, बस किसी भी तरह की हिट के साथ। उन्होंने इसे ब्लू कैंट्रेल, 3 डोर्स डाउन, मैरून 5 और क्रिस्टीना एगुएलेरा जैसे कलाकारों के गानों के प्रकारों के बीच सैंडविच किया, जिन्हें रिच मेयर ने खोजा था। वे विशिष्ट रूप से चिपचिपे थे। कुछ स्टेशन वास्तव में इतने उत्सुक थे कि उन्होंने एक ही गीत को 2 बार इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए 19 सितंबर 2003 11:43, 11:54, 11:58, 12:01 के लिए WIOQ प्लेलिस्ट पर विचार करें। ब्लू कैंट्रेल द्वारा यहाँ आपके बिना, 3 दरवाजे नीचे, ब्रीद अरे द्वारा आउटकास्टो, ब्लू कैंट्रेल द्वारा ब्रीद या 16 अक्टूबर की प्लेलिस्ट। 9:41, 9:10, 9:49, 10 बजे मरून 5 द्वारा सांस लेने में कठिनाई अरे द्वारा आउटकास्टो, क्रिस्टीना एगुएलेरा द्वारा हमें रोक नहीं सकता, फेरेल द्वारा फ्रंटिन, 12 नवंबर 9:58, 10:01, 10:05, 10:09, यहाँ तुम्हारे बिना, 3 दरवाजे नीचे, अरे हाँ द्वारा आउटकास्टो, जस्टिन टिम्बरलेक द्वारा लाइक आई लव यू, बेयोंसे द्वारा बेबी बॉय। वेबस्टर ने कहा, प्लेलिस्ट को प्रबंधित करना जोखिम कम करने के बारे में है। स्टेशनों को नए गानों पर जोखिम उठाना पड़ता है, नहीं तो लोग सुनना बंद कर देते हैं।
लेकिन श्रोता जो वास्तव में चाहते हैं वे गाने हैं जो उन्हें पहले से पसंद हैं। इसलिए आपको नए गानों को जल्द से जल्द परिचित बनाना होगा। जब WIOQ ने पहली बार अरे हाँ खेलना शुरू किया सितंबर की शुरुआत में सैंडविच शुरू होने से पहले 26.6% श्रोताओं ने जब भी स्टेशन को बदल दिया। अक्टूबर तक स्टिकी हिट्स के साथ इसे बजाने के बाद ट्यून आउट फैक्टर गिरकर 13.7% हो गया। दिसंबर तक यह 5.7% थी। देश भर के अन्य प्रमुख रेडियो स्टेशनों ने एक ही सैंडविचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और ट्यून आउट दर उसी पैटर्न का पालन किया। और जैसा कि श्रोताओं ने सुना, अरे हाँ, बार बार यह परिचित हो गया। एक बार गाना लोकप्रिय हो जाने के बाद WIOQ हे या बजा रहा था। दिन में 15 बार जितनी बार लोगों की सुनने की आदतें उम्मीद में बदल गई थीं। लालसा, यहाँ तक अरे हाँ अरे हाँ आदत सामने आई। इस गाने ने ग्रैमी जीता, 5.5 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे और रेडियो स्टेशनों ने लाखों डॉलर कमाए। इस एल्बम ने आउटकास्ट को सुपरस्टार्स की दुनिया में मजबूत कर दिया, प्रमोशन एग्जीक्यूटिव बाटल्स ने मुझे बताया। इसी ने उन्हें हिप हॉप के बाहर के दर्शकों से परिचित कराया। ये अब बहुत अच्छा है जब एक नया कलाकार मुझे अपना एकल खेलता है और कहता है, ये अगला अरे या होने जा रहा है। मैं एंड्रू पोल ने अपनी गर्भावस्था पूर्वानुमान मशीन का निर्माण करने के बाद सैकड़ों हजारों महिला दुकानदारों की पहचान करने के बाद जो शायद गर्भवती थीं। किसी ने बताया कि कुछ वास्तव में उनमें से अधिकतर महिलाएं थोड़ी परेशान हो सकती हैं यदि उन्हें विज्ञापन प्राप्त होता है। यह स्पष्ट है कि लक्ष्य अपनी प्रजनन स्थिति जानता था। सभी ने एक कदम पीछे हटने और अपने विकल्पों पर विचार करने का फैसला किया। विपणन विभाग ने सोचा कि राष्ट्रीय अभियान शुरू करने से पहले कुछ छोटे प्रयोग करना बुद्धिमानी हो सकती है। उनके पास ग्राहकों के छोटे समूहों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए मेलर्स भेजने की क्षमता थी। इसलिए उन्होंने बेतरतीब ढंग से पोल की गर्भावस्था सूची से महिलाओं को चुना और खरीदारों की प्रतिक्रिया देखने के लिए विज्ञापनों के संयोजन का परीक्षण करना शुरू किया। हमारे पास प्रत्येक ग्राहक को एक विज्ञापन पुस्तिका भेजने की क्षमता है, जो विशेष रूप से उनके लिए डिजाइन की गई है, जो कहती है, यहाँ वह सब कुछ है जो आपने पिछले सप्ताह खरीदा था। और इसके लिए एक कूपन। पोल के गर्भावस्था भविष्यवक्ता के प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ एक लक्ष्य कार्यकारी ने मुझे बताया, हम किराना उत्पादों के लिए हर समय ऐसा करते हैं। गर्भावस्था उत्पादों के साथ, हालांकि हमने सीखा कि कुछ महिलाएं बुरी तरह प्रतिक्रिया करती हैं। फिर हमने इन सभी विज्ञापनों में उन चीजों के लिए मिश्रण करना शुरू कर दिया जिन्हें हम जानते थे कि गर्भवती महिलाएं कभी नहीं खरीदेंगी। इसलिए बच्चों के विज्ञापन यादृच्छिक लग रहे थे। हम डायपर के बगल में एक घास काटने की मशीन के लिए एक विज्ञापन डालेंगे। हम बच्चों के कपड़ों के बगल में शराब के गिलास के लिए एक कूपन रखेंगे। इस तरह ऐसा लग रहा था कि सभी उत्पादों को संयोग से चुना गया था। और हमने पाया कि जब तक एक गर्भवती महिला को लगता है कि उसकी जासूसी नहीं की गई है, वो कूपन का उपयोग करेगी।
वो सिर्फ यह मानती है कि उसके ब्लॉक के बाकी सभी लोगों को डायपर और पालना के लिए एक ही मेल मिला है। जब तक हम उसे नहीं डराते, यह काम करता है। टारगेट एंड पोल के सवाल का जवाब: आप गर्भवती महिला को यह बताए बिना विज्ञापन कैसे देते हैं कि आप जानते हैं कि वो गर्भवती है? अनिवार्य रूप से वही था जो डीजे श्रोताओं को अरे हाँ, लक्ष्य ने गैर गर्भवती उत्पादों के बीच डायपर कूपन को सैंडविच करना शुरू कर दिया, जिससे विज्ञापन गुमनाम, परिचित, आरामदायक लगने लगे। वे जो जानते थे, उसे छिपाते थे। जल्द ही टारगेट की मॉम एंड बेबी की बिक्री में विस्फोट हो गया। कंपनी विशिष्ट डिवीजनों के लिए बिक्री के आंकड़े नहीं तोड़ती है, लेकिन 2002 के बीच जब पोल को काम पर रखा गया था और 2009 टारगेट का राजस्व $44 बिलियन से बढ़कर $65 बिलियन हो गया। 2005 में कंपनी के अध्यक्ष ग्रेग स्टीनहाफेल ने निवेशकों से भरे एक कमरे में कंपनी के वस्तुओं और श्रेणियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के बारे में दावा किया, जो विशिष्ट अतिथि क्षेत्रों जैसे कि मां और बच्चे के लिए अपील करते हैं। जैसे जैसे हमारे डेटाबेस उपकरण तेजी से परिष्कृत होते जा रहे हैं, लक्ष्य मेल विशिष्ट अतिथि क्षेत्रों जैसे कि नई माताओं या किशोरों के लिए मूल्य और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में आ गया है, उन्होंने कहा। उदाहरण के लिए, टारगेट बेबी प्रसव पूर्व देखभाल से लेकर कार की सीटों और स्ट्रॉलर तक के जीवन के चरणों को ट्रैक करने में सक्षम है। 2004 में टारगेट बेबी डायरेक्ट मेल प्रोग्राम ने ट्रिप और बिक्री में काफी वृद्धि की है। चाहे नया गाना बेचना हो, नया खाना बेचना हो या नया पालना, सबक एक ही है। अगर आप पुरानी आदतों में कुछ नया पहनते हैं, तो जनता के लिए इसे स्वीकार करना आसान होता है। इस पाठ की उपयोगिता सीमित नहीं है बड़े निगम, सरकारी एजेंसियां या रेडियो कंपनियां जो हमारे स्वाद में हेरफेर करने की उम्मीद कर रही हैं। इन्हीं अंतर्दृष्टि का उपयोग हम कैसे रहते हैं इसे बदलने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 2000 में YMCA द्वारा 2 सांख्यिकीविदों को काम पर रखा गया था, जो देश के सबसे बड़े गैर लाभकारी संगठनों में से एक है, दुनिया को एक स्वस्थ स्थान बनाने के लिए डेटा संचालित भाग्य कथन की शक्तियों का उपयोग करने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में YMCA की 2600 से अधिक शाखाएं हैं, जिनमें से अधिकांश जिम और सामुदायिक केंद्र हैं। लगभग एक दशक पहले, संगठन के नेताओं को चिंता होने लगी कि प्रतिस्पर्धी कैसे बने रहें। उन्होंने एक सामाजिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ बिल लाजर और डीन एबॉट से मदद मांगी। 2 लोगों ने 150,000 से अधिक YMCA सदस्य संतुष्टि सर्वेक्षणों से डेटा एकत्र किया जो वर्षों से एकत्र किए गए थे और पैटर्न की तलाश शुरू कर दी थी। उस समय YMCA के अधिकारियों के बीच स्वीकृत ज्ञान यह था कि लोग फैंसी व्यायाम उपकरण और स्पार्कलिंग आधुनिक सुविधाएं चाहते थे। YMCA ने वेट रूम और योग स्टूडियो बनाने में लाखों डॉलर खर्च किए थे। जब सर्वेक्षणों का विश्लेषण किया गया, हालांकि यह पता चला कि एक सुविधा के आकर्षण और कसरत मशीनों की उपलब्धता के कारण लोगों को पहली जगह में शामिल होने का कारण हो सकता है।
उन्हें रहने के लिए कुछ और था। डेटा में कहा गया है कि अवधारण भावनात्मक कारकों से प्रेरित था, जैसे कि क्या कर्मचारी सदस्यों के नाम जानते थे या जब वे अंदर जाते थे तो नमस्ते कहते थे। लोग, यह पता चला है, अक्सर जिम जाते हैं, मानव कनेक्शन की तलाश में, ट्रेडमिल नहीं। अगर किसी सदस्य ने YMCA में एक दोस्त बनाया, तो उनके कसरत सत्र के लिए आने की अधिक संभावना थी। दूसरे शब्दों में, YMCA में शामिल होने वाले लोगों की कुछ सामाजिक आदतें होती हैं। अगर YMCA ने उन्हें संतुष्ट किया, तो सदस्य खुश थे। इसलिए यदि YMCA लोगों को व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है, तो उसे पहले से मौजूद पैटर्न का लाभ उठाने और कर्मचारियों को आगंतुकों के नाम याद रखने के लिए सिखाने की जरूरत है। यह लक्ष्य द्वारा सीखे गए पाठ का एक रूपांतर है और रेडियो डीजे एक नई आदत बेचने के लिए, इस मामले में व्यायाम करें, इसे किसी ऐसी चीज में लपेटें जिसे लोग पहले से जानते और पसंद करते हैं, जैसे कि ऐसी जगहों पर जाने की वृत्ति जहां दोस्त बनाना आसान हो। लाजा ने मुझे बताया, हम लोगों को जिम में कैसे रखना है, इस पर कोड क्रैक कर रहे हैं। लोग उन जगहों पर जाना चाहते हैं जो उनकी सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लोगों को समूहों में व्यायाम करने के लिए यह अधिक संभावना है कि वे कसरत के साथ रहेंगे। आप इस तरह से देश के स्वास्थ्य को बदल सकते हैं। भविष्य कहने वाला विश्लेषिकी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी दिन जल्द ही कंपनियों के लिए हमारे स्वाद को जानना और हमारी आदतों का अनुमान लगाना संभव होगा, जितना कि हम खुद को जानते हैं। हालांकि, यह जानना कि कोई व्यक्ति मूंगफली के मक्खन के एक निश्चित ब्रांड को पसंद कर सकता है, उन्हें उस वरीयता पर कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक नई आदत का विपणन करने के लिए, चाहे वो किराने का सामान हो या एरोबिक्स, आपको यह समझना चाहिए कि उपन्यास को कैसे परिचित बनाया जाए। पिछली बार जब मैंने एंड्रू पोल से बात की थी, मैंने उल्लेख किया था कि मेरी पत्नी हमारे दूसरे बच्चे के साथ 7 महीने की गर्भवती थी। पोल के खुद बच्चे हैं, और इसलिए हमने बच्चों के बारे में थोड़ी बात की। मैंने और मेरी पत्नी ने कभी-कभी टारगेट पर खरीदारी की, मैंने कहा, और लगभग 1 साल पहले हमने कंपनी को अपना पता दिया था, ताकि हमें मेल में कूपन मिलना शुरू हो सके। हाल ही में, जैसे जैसे मेरी पत्नी की गर्भावस्था आगे बढ़ी, मैंने देखा कि डायपर, लोशन और बच्चों के कपड़ों के विज्ञापनों की संख्या में हमारे घर पर आने वाले विज्ञापनों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। मैं उन कूपनों में से कुछ का उपयोग करने की योजना बना रहा था। उसी सप्ताह के अंत में, मैंने उसे बताया, मैं एक पालना और नर्सरी के लिए कुछ पर्दे खरीदने की भी सोच रहा था, और शायद कुछ बॉब द बिल्डर खिलौने मेरे बच्चे के लिए। यह वास्तव में मददगार था कि लक्ष्य मुझे खरीदने के लिए बिल्कुल सही कूपन भेज रहा था। बस बच्चे के आने तक प्रतीक्षा करें, पोल ने कहा। हम आपको उन चीज़ों के लिए कूपन भेजेंगे जो आप चाहते हैं इससे पहले कि आप जानते हैं कि आप उन्हें चाहते हैं। इस अध्याय में रिपोर्टिंग 1 दर्जन से अधिक वर्तमान और पूर्व लक्षित कर्मचारियों के साक्षात्कार पर आधारित है। उनमें से कई गैर एट्रिब्यूशन आधार पर आयोजित किए गए क्योंकि सूत्रों को कंपनी से बर्खास्तगी या अन्य प्रतिशोध की आशंका थी।
लक्ष्य को इस अध्याय में रिपोर्टिंग की समीक्षा करने और प्रतिक्रिया देने का अवसर प्रदान किया गया था और अतिथि विश्लेषिकी विभाग में शामिल अधिकारियों को ऑन द रिकॉर्ड साक्षात्कार के लिए उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। कंपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया और तथ्य जांच का जवाब देने से इनकार कर दिया। 2 ईमेल को छोड़कर प्रश्न पहले ने कहा, टारगेट पर हमारा मिशन हमारे एक्सपेक्ट मोर को लगातार पूरा करके उत्कृष्ट मूल्य, निरंतर नवाचार और एक असाधारण अतिथि अनुभव प्रदान करके हमारे मेहमानों के लिए पसंदीदा खरीदारी गंतव्य बनाना है। कम भुगतान करें। ब्रांड वादा। चूंकि हम इस मिशन पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसलिए हमने अपने मेहमानों की प्राथमिकताओं को समझने में काफी निवेश किया है। इस प्रयास में सहायता करने के लिए हमने कई शोध उपकरण विकसित किए हैं जो हमें अपनी अतिथि आबादी के विभिन्न जनसांख्यिकीय क्षेत्रों में प्रवृत्तियों और प्राथमिकताओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। हम अपने स्टोर लेआउट, उत्पाद चयन, प्रचार और कूपन को सूचित करने के लिए इन उपकरणों से प्राप्त डेटा का उपयोग करते हैं। यह विश्लेषण लक्ष्य को हमारे मेहमानों को सबसे प्रासंगिक खरीदारी अनुभव प्रदान करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक इन-स्टोर लेनदेन के दौरान हमारा शोध उपकरण एक व्यक्तिगत अतिथि के लिए उनकी खरीदारी के आधार पर प्रासंगिक ऑफर की भविष्यवाणी कर सकता है, जिसे उनकी रसीद के साथ वितरित किया जा सकता है। इसके अलावा, हमारे बेबी रजिस्ट्री जैसे ऑप्ट इन प्रोग्राम टारगेट को यह समझने में मदद करते हैं कि समय के साथ मेहमानों की ज़रूरतें कैसे विकसित होती हैं, जिससे हम नई माताओं को पैसे बचाने वाले कूपन प्रदान कर सकते हैं। हमारा मानना कि इन प्रयासों से हमारे मेहमानों को सीधे तौर पर फायदा होता है, जो उन्हें ज़रूरत और लक्ष्य पर अधिक प्रदान करते हैं और मजबूत अतिथि वफादारी का निर्माण करके अधिक खरीदारी आवृत्ति चलाकर और बढ़ी हुई बिक्री और लाभप्रदता प्रदान करके लक्ष्य को लाभान्वित किया है। एक दूसरा ईमेल पढ़ा। आपके लगभग सभी बयानों में गलत जानकारी है और उन्हें प्रकाशित करना जनता के लिए भ्रामक होगा। हम प्रत्येक कथन को बिंदु दर बिंदु संबोधित करने का इरादा नहीं रखते हैं। लक्ष्य अपने कानूनी दायित्वों को गंभीरता से लेता है और सभी लागू संघीय और राज्य कानूनों के अनुपालन में है, जिसमें संरक्षित स्वास्थ्य जानकारी से संबंधित कानून भी शामिल हैं।